मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में। तो संक्षारण क्या होता है, कोरोजन क्या है। तो बच्चों, संक्षारण जब धातुएं अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आती हैं तो धातु का जो परत होता है धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों संक्षारण। धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। जैसे बच्चों हम लोग देखते होंगे कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो जो लोहे में वो जो जंग लग गया है उसे कहा जाता है जंग का लगना। तो लोहे में भूरे रंग का परत का चढ़ना ये क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। जैसे बच्चों आप पहला उदाहरण है कि सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। जो चांदी हम लोग पहने रहते हैं तो देखते हैं कभी कभी चांदी पर जो है काले काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो भी क्या है, एक संक्षारण का उदाहरण है। तो सिल्वर पर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, ये भी एक संक्षारण है बच्चों। और जब कापर आर्द्र, दूसरा संक्षारण का उदाहरण, जब कापर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है, ये भी संक्षारण का उदाहरण कि जो हमारा कापर होता है वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और बेसिक कापर कार्बोनेट बना लेता है, बेसिक कापर कार्बोनेट। तो कापर पर जब कभी कभी हरे रंग की परत जो चढ़ जा रही है बच्चों, ये संक्षारण का ही उदाहरण है, वो संक्षारण है। इसी तरीके से लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण। तो लोहे पर भूरे रंग की परत का बन जाना, सिल्वर पर काली परत का बन जाना, कापर पर जो है हरे रंग का परत का जम जाना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। याद रखना बच्चों, जब भी किसी भी पदार्थ में किसी भी धातु में संक्षारण होगा तो हमेशा उस संक्षारित धातु का वजन, भार जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चीज याद रखना बच्चों कि संक्षारण होने के लिए जल और वायु दोनों की आवश्यकता है। अगर जल नहीं है, केवल वायु की उपस्थिति है तो धातु संक्षारित नहीं हो सकता है। इसका मतलब संक्षारण होने के लिए हमें जल की भी जरूरत पड़ेगी और वायु की। जल प्लस वायु है ना, अगर दोनों मौजूद होंगे तभी धातु हमारे संक्षारण होंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो जिनपे जंग लग रहा है, जो हमारी धातुएं संक्षारित हो रही हैं, इनको कैसे बचाया जा सकता है। यदि बच्चों हमारे धातु संक्षारित हो जा रहे हैं तो अब संक्षारण को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हेडिंग है संक्षारण से सुरक्षा। तो बच्चों अगर धातु आपका संक्षारित हो रहा है तो उसको बचाना है संक्षारण से, तो उस धातु पर आप पेंट का लेपन कर दें, पेंट लगा दीजिए या तेल लगा दीजिए या उस पर ग्रीस लगा दीजिए या क्रोमियम का लेपन कर दीजिए या एनोडीकरण कर दीजिए या मिश्र धातु बना दीजिए या यसद लेपन की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग संक्षारित धातु को क्या मतलब जो संक्षारण हो रहा है धातु का उससे बचा सकते हैं। तो संक्षारण से आप इन तरीकों का उपयोग करके धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों पहले पढ़ेंगे कि यसद लेपन या गैल्वनीकरण क्या होता है। यसद लेपन जिसे गैल्वनीकरण कहा जाता है। तो बच्चों जो सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु का क्या होता है कि जैसे आपके जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है यसद लेपन या गैल्वनीकरण। तो जो आपका जिंक है वो सक्रिय धातु है और आयरन क्या है, कम सक्रिय धातु है। तो ये मान लो आपका आयरन का टुकड़ा क्या हो रहा था बच्चों, ये आपका कम सक्रिय धातु है, ये लोहे का टुकड़ा संक्षारित हो रहा था, तो अब इस पे जंग लग रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे अधिक सक्रिय धातु का क्या कर देंगे, इस पे परत चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम जिंक का परत चढ़ा देंगे। तो जब जिंक का परत इस पे चढ़ जाएगा तो अब ये आयरन क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। ये आयरन क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, इस पर अब जंग नहीं लगेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वनीकरण कि लोहे पर जिंक की अधिक क्रियाशील धातु की क्या कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, जिससे जो है आपका धातु संक्षारित होने से बच जाता है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहा जाता है। तो गैल्वनीकरण क्या होता है बच्चों, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना। तो जब जिंक की परत चढ़ा दोगे तो लोहा हमारा संक्षारित नहीं होगा, इसी प्रक्रिया को गैल्वनीकरण। अगला बच्चों जो धातु को संक्षारित होने से बचाती है वो अगला प्रोसेस है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण में क्या होता है कि बच्चों जो एल्युमिनियम होता है ये वायु के संपर्क में आता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो परत बन जाता है ये धातु को संक्षारित होने से, एल्युमिनियम को संक्षारित होने से क्या करता है, बचाता है।
तो वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है और यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। तो इसके लिए नोट बच्चों, जब एनोडीकरण कराते हैं, एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम एनोड बनाकर तनु H2SO4 के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम से क्रिया करके ऑक्साइड का परत बनाती है। मतलब क्या होता है बच्चों कि एनोडीकरण में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का एनोड बना लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है। एल्युमिनियम का क्या बना लिया जाता है, एनोड, और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है। इसके बाद वैद्युत अपघटन कराते हैं। जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकल आती है। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। अब वो ऑक्सीजन गैस जो उत्सर्जित होती है उसी एल्युमिनियम से क्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्साइड का मोटी परत बना लेता है और वही मोटी परत ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोटी परत धातु जो है एल्युमिनियम को संक्षारण होने से क्या करती है बच्चों, बचाती है। अगला बच्चों तरीका है धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए हम लोग मिश्र धातु का लेपन करते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण, बच्चों समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे इस्पात, पीतल, कांसा, सोल्डर, अमलगम, ये सब हमारे मिश्र धातु के उदाहरण है। इस्पात जो होता है बच्चों, ये आपका उदाहरण है लोहा, निकिल, क्रोमियम। इस्पात मिलकर किससे बनता है, लोहे से, निकिल से और क्रोमियम। तो इसमें आप देख क्या रहे हैं, एक से अधिक धातु है ना, इन्हीं धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो ये इस्पात का निर्माण करता है और इस्पात पे जंग नहीं लगता है। इसी तरीके से पीतल जो होता है हमारा, है ना, पीतल जो होता है बच्चों, ये कापर और जिंक का मिश्रण होता है। किसका, कापर और जिंक का। कापर और जिंक मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे, पीतल। इसी तरीके से बच्चों कांसा जो है, कापर और टिन मिलकर के, कापर और टिन, ये कांसे का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगला जो है सोल्डर है। सोल्डर किससे बनता है, लेड और टिन से, लेड और टिन से, Pb+Sn, टिन से। और आपका बच्चों अमलगम, अमलगम मतलब होता है कि जब किसी भी धातु को पारे के विलयन में घोल दिया जाए, किसी भी धातु को पारे के विलयन में घोल दिया जाए तो उसे कहा जाता है अमलगम। तो यहाँ मरकरी के साथ कोई भी धातु घोल दो, उसे क्या कहा जाएगा, अमलगम कहा जाएगा। तो मरकरी के साथ कोई धातु, है ना, कोई भी धातु हो सकता है, कोई भी धातु मतलब जैसे आप सोडियम ले लें तो इसे कहा जाता है अमलगम। तो मरकरी के साथ अगर किसी धातु को घोल दिया जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो ये थे हमारे मिश्र धातु। मिश्र धातु का उपयोग करके हम लोग धातु को संक्षारित होने से क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। बच्चों सवाल कह रहा है कि शुद्ध लोहे का उपयोग औजार बनाने में क्यों नहीं करते हैं। बच्चों जो शुद्ध लोहा होता है ये बहुत मुलायम और नर्म होता है, जिसकी वजह से जब इस पे टेम्परेचर डाला जाता है, ताप डाला जाता है, तो ये क्या होने लगता है, फैलने लगता है। इसी वजह से इसका उपयोग जो है हम लोग शुद्ध लोहे का उपयोग औजार बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको औजार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें लोहे में क्या करते हैं, कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। 0.05% कार्बन की अशुद्धियां मिला दी जाती है, कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे अब हमारा जो लोहा होगा बच्चों ये कठोर और प्रबल हो जाएगा, कठोर और प्रबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह कि शुद्ध लोहे का उपयोग औजार बनाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है तो लोहा आपका बच्चों कठोर हो जाता है और प्रबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अब औजार उसको बना सकते हैं। अगर शुद्ध है तो उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाएगा तो आपका लोहा कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और बहुत मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। अब हम इसका उपयोग औजार बनाने में कर सकते हैं। अगला सवाल बच्चों कह रहा है कि शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं उपयुक्त है। बच्चों 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है। जो शुद्ध सोना होता है वो काफी नर्म होता है, नर्म होने की वजह से हम उसका आभूषण बना नहीं सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि उस जो आपका सोना है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं। तो उसको कठोर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चांदी या तांबा मिलाया जाता है।
शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, मतलब शुद्ध सोना होगा तो उसे 24 कैरेट कहते हैं। कैरेट क्या है? सोने की इकाई है। यह काफी नर्म होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। जो सोना है बच्चों हमारे इंडिया में 22 कैरेट जो है चल रहा है, शुद्धता की जो मतलब 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, लेकिन इंडिया में कितने कैरेट चलता है? 22 कैरेट का मापन लिया गया है। अगला है बच्चों थर्मिट अभिक्रिया या थर्मिट प्रक्रम क्या होता है? जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन करता है, मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रम को थर्मिट प्रक्रम या थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जो थर्मिट अभिक्रिया होती है बच्चों, जैसे यहां पर मैंने ले लिया आयरन के ऑक्साइड, इसकी क्रिया एल्युमिनियम से करा रहा हूं, तो एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है, ये आयरन को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी, अर्थात यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगा, तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन हमारा उत्सर्जित बाहर निकल गया। और इस प्रक्रम के दौरान बच्चों उष्मा जो निकलेगी, इसी उष्मा का उपयोग रेल की पटरियों को और मशीन के पुर्जों के दरारों को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। यहां मैग्नीज ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से क्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीज बाहर निकल जाएगा और उष्मा निकलेगी। जो थर्मिट प्रक्रम होता है बच्चों, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इस प्रक्रम में इस अभिक्रिया का उपयोग करके रेल पटरी एवं मशीनों के पुर्जों के दरारों को जोड़ने में किया जाता है। तो थर्मिट प्रक्रम में हम लोग क्या करते हैं कि जो रेल और की पटरियां जोड़ी जाती है ना, तो इसी प्रक्रम को यूज करके रेल की पटरियों और मशीनों के पुर्जे जोड़ने में किए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमारा यहाँ धातु और अधातु का जो है चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे है ना कार्बन और उसके यौगिक के बारे में।